अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जिसे हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस और जिसे हम पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जानते थे। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो उन लोगों को ज़्यादा होता है, उन लोगों को ज़्यादा सताता है जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जो बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करती है। वो जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कमज़ोर होती है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ब्लैक फंगस मैं आपको बता दूं, ये एक मिसनोमर है, यानी कि ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं होता है, ये ब्लैक नहीं होता है। इसका नाम ब्लैक फंगस रख दिया गया है और वो ब्लैक फंगस इसका नाम क्यों रखा गया है, इसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताऊंगा। फ़िलहाल ये ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस एक अलग फंगस होता है जिसकी फैमिली बिल्कुल अलग होती है। अब आखिरकार इसको हम ब्लैक फंगस क्यों कह रहे हैं? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो भारत के अंदर पिछले कई महीनों से लगातार ये जो ब्लैक फंगस का जो है प्रकोप चल रहा है, तो सभी लोग इसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ये मिसनोमर है। होता क्या है, जब ब्लैक फंगस अटैक करता है हमारे फेस पर, हमारी आइज़ पर, हमारे किसी बॉडी पार्ट्स पर, जब वो अटैक करता है तो जो टिश्यू डैमेज होते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको, नेक्रोसिस यानी कि जो एक टिश्यू डैमेज होता है, तो डैमेज होता है यानी खराबी आती है, तो वो सड़ जाता है, तो वो ब्लैक कलर के, काले कलर के धब्बे स्केयर देता है। जो काले कलर के स्केयर देता है, धब्बे देता है, तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि ब्लैक फंगस। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइन की, इसके सिम्टम्स की। कैसे पता लगे कि हमको जो है ब्लैक फंगस के सिम्टम आ रहे हैं या हमारे किसी रिलेटिव्स को ब्लैक फंगस के सिम्टम जो है दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, ब्लैक फंगस के जो सिम्टम होते हैं वो लोकेशन के हिसाब से होते हैं, बॉडी के किस पार्ट्स में है, किस जगह ब्लैक फंगस ने हमको अटैक किया है, उस तरीके से हम देखते हैं कि ब्लैक फंगस हमें कहाँ पर अटैक कर रहा है। उस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम पहली जो म्यूकोरमाइकोसिस है, उसका टाइप 1 जो है उसे हम बोलते हैं राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि 3-4 टाइप्स में आपको बताऊंगा। राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो जनरली, जो ब्लैक फंगस होता है वो ज़्यादातर हमारी नोज़ यानी कि नाक और हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करता है। फिर वो CNS यानी कि ब्रेन में चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है। और जब राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होती है, यानी कि राइनो मतलब नोज़ इन्वॉल्व रहती है और उसके साथ साथ नोज़ के साथ साथ आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व रहता है, तो किस तरीके के लक्षण उस वक्त आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी खासियत ये रहती है कि यहाँ पर वन साइडेड चीज़ें आती हैं। वन साइडेड आपके पेन होगा, फेस के अंदर एक नंबनेस आएगी, वन साइडेड नंबनेस आएगी, स्वेलिंग भी आ जाएगी। आपकी एक आँख की तरफ आईज पेन होगा, आँखों में दर्द होगा, आँखों में वन साइडेड दर्द होगा। वन साइडेड दर्द होने के साथ साथ हेडेक भी होगा। हेडेक राइट साइडेड ही होगा, यानी कि अगर इस साइड से हो रहा है तो आई में साइड से पेन हो रहा तो हेडेक भी इस साइड का ही होगा। फेस में स्वेलिंग भी इसी साइड आएगी, राइट साइड ही आएगी। और आपकी आई भी, जो आइज़ है वो बल्जिंग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और आपको फीवर भी आ सकता है। अब नोज़ आपकी जो, इसमें साइनोसाइटिस के सिम्टम आने लगते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन, नाक के अंदर, हमारी नाक के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी नाक जो है स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, आपकी नाक ब्लॉकेज हो जाती है, बंद हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा बहने भी लग जाती है। तो नाक के अंदर इस तरीके के सिम्टम आते हैं। सूंघने की जो क्षमता हमारी नाक के अंदर होती है, एनोस्मिया हो जाता है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, हमारे सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और हमें बुखार आता है, दर्द होता है। वन साइडेड इसकी एक पहचान है। और हमारा एक साइड का जो फेस है वो नंबनेस आ सकती है, उसके अंदर सुन्नपन भी आ सकता है। तो ये जो सिम्टम है राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। जब हमारी नाक और हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है तब ये सिम्टम, ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में जब आई बल्जिंग हो जाती, आई के अंदर सूजन आ जाती, तो हमारा विज़न जो है उसके अंदर भी दिक्कत आती है, हमारी आंखों से हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं कि डॉक्टर उसकी सर्जरी के द्वारा आई को निकालता भी है, वो पूरी आई को निकालना पड़ जाता है और कभी कभी विज़न भी लॉस हो जाता है।
टाइप 2 म्यूकोरमाइकोसिस की अगर हम बात करें, यानी कि नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी का मतलब आपके लंग्स, यानी कि आपके फेफड़े। अगर आपके फेफड़ों में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस अटैक करता है, जब फेफड़ों पर अटैक करेगा तो लक्षण किस तरीके के दिखाई देंगे? आपको चेस्ट पेन होगा, आपके सीने में आपको दर्द हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको कफ यानी कि ऐसी खांसी आ सकती है, खांसी के साथ साथ आपको ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। तो जब ब्लैक फंगस हमारे लंग्स में अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, अटैक करेगा, तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में क्या होगा? अगर टाइप 3 का म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस टाइप 3 है, तब कौन कौन से लक्षण आते हैं? टाइप 3 में आपका आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब आपका पूरा जीआईटी सिस्टम, आपका माउथ से लेके ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पूरा आपका एब्डोमेन, स्टमक वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी गैस्ट्रिक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट्स में आती हैं। अगर यहाँ पर ब्लैक फंगस आपको अटैक करता है तो आपको नोज़िया होगा, यानी कि उल्टी जैसा लगेगा। स्टमक के अंदर आपके अंदर पेन होगा, पेट के अंदर आपके पेन होगा, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, खून की उल्टी भी आपको आ सकती है। अगर आपको खून की उल्टी आती है तो आप सतर्क हो जाइए, हो सकता है वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से होती हो, या फिर कोई और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल खून की उल्टी जो है ब्लैक फंगस के अटैक के बाद ही आती है, और भी कंडीशन हो सकती है। और अब बात करते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस मतलब स्किन। अगर आपकी स्किन प्रभावित होती है, ब्लैक फंगस आपके स्किन पर अटैक करता है, तो फिर उसके कौन कौन से सिम्टम आते हैं? आपकी ये स्किन जो है रेडिश हो सकती है, टेंडर हो सकती है, आपके चारों तरफ स्किन के चारों तरफ ब्लैकिश कलर का जो है स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और आपको अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएंगे। जब अल्सर होगा तो वेरी पेनफुल अल्सर होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो अगर म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस आपकी स्किन में आता है, तब आपको इस तरीके के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइप 5 म्यूकोरमाइकोसिस की। टाइप 5 म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम बोलते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, ये टाइप 5 है। इसमें होता क्या है, जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी बीमारी से परेशान हैं, और वो अगर किसी बीमारी से परेशान है तो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर ब्लैक फंगस इनको अटैक करता है तो उसमें अलग तरीके के सिम्टम आते हैं। ब्रेन में चीज़ें जाती हैं, ब्रेन के अंदर चेंजेस पैदा होता है, और उनका पेशेंट का ब्रेन या पेशेंट के मेंटल स्टेटस में चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, यहाँ तक कि पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके कारण के बारे में, कॉजेज़ ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ब्लैक फंगस होता है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, और इसका जो ऑर्डर है, इस फंजाई का जो ऑर्डर है वो म्यूकोरेल्स होता है, म्यूकोरेल्स होता है। लेकिन जनरली जैसा कि हम देखते हैं आपकी फ्रिज के अंदर ब्रेड होती है, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर जो ब्लैक फंगस लग जाता है, ब्लैक काले कलर की जो फफूंदी लग जाती है, जिसे बोलते हैं राइजोपस। और राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस और म्यूकोर, ये जनरली एक ब्रेड मोल्ड होते हैं, और इनका एक इन्फेक्शन से ही ब्लैक फंगस फैलता है। लेकिन अगर बात करें सबसे घातक, सबसे ज़्यादा जानलेवा जो इन्फेक्शन फैलाता है, वो राइजोपस ओराइजी नाम का एक फंजाई है, वो सबसे ज़्यादा सीवियर जो है उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन फैलता कैसे है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ब्लैक फंगस हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ पाया जा रहा है। यहाँ पर भी ब्लैक फंगस हो सकता है, कहीं पर भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ब्लैक फंगस जब हम, अभी आम का सीज़न चल रहा है, हम लोग आम खाते हैं, कभी कभी आम के ऊपर भी, फ्रूट्स फलों के ऊपर भी कई तरीके के ब्लैक फंगस लग जाते हैं, ब्रेड के ऊपर ब्लैक फंगस लग जाता है, या फिर हमें कोई ज़ख्म हो गया। भारत की मोस्टली आबादी जो है गांव देहात में रहती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, जनरली हाइजीन का मरीज़ ध्यान नहीं रखता। अगर कोई कट लग गया, वुंड हो गया, ज़ख्म हो गया, तो वो पट्टी बांध लेते हैं उस पर, और वो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो स्टरलाइज नहीं रहते हैं, तो उस पर किसी न किसी तरीके से फंजाई लग गई, खुला हुआ ज़ख्म है, वहाँ पर फंजाई आ गया, फंजाई ब्लड के अंदर चला गया, और जब ब्लड के अंदर फंजाई चला गया तो वहाँ वो क्लॉटिंग कर देता है, थ्रोम्बोसिस करता है, वहाँ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, डाई हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, कालापन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंडीशन है, हम लोग सांस के थ्रू भी, हमारी नाक के थ्रू भी हमें फंजाई जा सकता है, और वो अपना काम कर सकता है। उसके फिलामेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, जिसे हम हाइफी बोलते हैं, और वो फिलामेंट फिर हमारी बॉडी को एक तरीके से, हमारी बॉडी के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जो कि कोविड-19 जो लोग पॉजिटिव पाए गए, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है इन दोनों, भारत के अंदर जिस तरीके से माहौल गर्म हो रखा था, और काफ़ी ज़्यादा ये जो पेशेंट ब्लैक फंगस के नज़र आ रहे थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने और भी सवाल खड़े किए। सवाल मेडिकल की, हॉस्पिटल की जो बेडशीट रहती है वो अगर गंदी है,
प्रेशर रूम का अगर प्रेशर जो है कम है और वाटर लीकेज हो रहा है, आप देखते हैं जनरली यहाँ पानी ज़्यादा बहता है वहाँ पर हरे कलर की या दूसरे कलर की फफूंदी आ जाती है, जिसे हम फंजाई बोलते हैं, वो आ जाती है। या फिर और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो औजार हैं वो सही नहीं है, वाटर नमी ज़्यादा है रूम के अंदर। और अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है किसी न किसी वजह से, उन लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं। या जिनके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट कम है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का शिकार हैं, या फिर वो लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो कंडीशन, यदि शुगर, जो अनकंट्रोल्ड शुगर जिन लोगों की रहती है, जो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जो शुगर अनकंट्रोल जिनकी रहती है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्लैक फंगस हो जाए। या फिर लीवर ट्रांसप्लांट आप करते हैं, आप लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, आपका लीवर कमज़ोर है, तो ये वजह भी रहती है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। और कुछ अदर कारण भी हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि टीबी के पेशेंट हो गए, जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, टीबी की बीमारी से पीड़ित है, या फिर HIV एड्स की बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा रहता है, ख़तरा ज़्यादा रहता है कि वो लोग म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हो सकते हैं। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल करना, स्टेरॉइड का मिसयूज़ करना। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह से अपने आप स्टेरॉइड लिए जाते हैं। स्टेरॉइड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर दिक्कत पैदा हो जाती है। जो कोविड-19 के अंदर जो जिस तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस आज की कोई नई डिजीज़ नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस बहुत पहले से है, बहुत पहले से म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है। लेकिन अभी जो कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19 जब चल रहा तो इस समय ज़्यादा राइज़ हुआ, मीडिया के अंदर हम लोगों ने देखा, तो हम अलर्ट हुए म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के, हमें लगा बहुत सारी कोई नई डिजीज़ पैदा हो गई भारत के अंदर। लेकिन जिस तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ कोविड-19 के पेशेंट के लिए, अब हुआ क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करने से पेशेंट की जो है, एक तो वो मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है, दूसरा उसकी शुगर भी बढ़ने लगी। अब जो सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो स्टेरॉइड के यूज़ करने से पेशेंट की शुगर बढ़ने लगी। शुगर जब बढ़ने लगी तो यही वजह रही कि कोविड-19 के जो पेशेंट थे उनके अंदर एक दूसरा इन्फेक्शन हॉस्पिटल से या तो डिस्चार्ज होने के बाद या हॉस्पिटल के अंदर ही उनको ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ने पकड़ लिया, और उनकी आँख भी निकल गई और आँखों की रोशनी भी चली गई, या आँखों बची हुई है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, और जिसकी वजह से उनको दिखाई देना बंद हो गया। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये कंफर्म है कि आपको ब्लैक फंगस है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस के लिए कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है। हाँ, हम लोग CBC करा सकते हैं। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। अब मैंने शुरू में आपको बताया कि जहाँ पर WBC की मात्रा अगर कम हो रही है, यानी कि WBC जो न्यूट्रोफिल्स रहती है, जो हमारी रोगों से लड़ने की उनके अंदर क्षमता रहती है, यानी कि न्यूट्रोपीनिया के शिकार हो रहे हैं आप, WBC का लेवल कम है, तो आपके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर आपके अंदर आयरन ज़्यादा मात्रा में है, आयरन का भी पता लगा सकते हैं, आयरन ज़्यादा मात्रा में। या फिर जो सबसे ज़्यादा सटीक है वो है कि फंजाई आपके टिश्यू या कोई बॉडी का पार्ट से वहाँ फंजाई अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए हम उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, और बायोप्सी करने के बाद उसका फंजाई कल्चर कर सकते हैं, और तब हम ये देख सकते हैं कि हाँ, ये इसके अंदर रियली फंजाई अवेलेबल है। फंजाई कल्चर करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर फंजाई अवेलेबल है, तो हमारा थोड़ा सा डायग्नोसिस में हमें मदद मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर हमें म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ब्लैक फंगस होता है, तो वो कहाँ कहाँ फैल सकता है। एक्चुअली इसमें हमें देरी नहीं करना चाहिए। जैसे ही अगर हमें लग रहा है कि हमें ब्लैक फंगस हो रहा है और ब्लैक फंगस होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आई के डॉक्टर से मिलना चाहिए, न्यूरो के डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई तरीके की डॉक्टरों की टीम होती है जो इस तरीके के केसेस को देखती है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अब यहाँ होता क्या है, अगर आई ऑर्बिट यानी कि आई के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन लग जाता है, तो सर्जन क्या करते हैं, तो हल्के हल्के टिश्यू को रिमूव करते हैं। वो कभी कभी सर्जन की भी, डॉक्टर जो सर्जन रहते हैं उनकी भी मजबूरी रहती है, उनको लगता है कि अगर कहीं बॉडी के किसी पार्ट में फंजाई रह गया
मौजूद रह गया तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा। तो कभी कभी वो नॉर्मल टिश्यू को भी ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। अगर आई ऑर्बिट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है तो फिर वो कभी कभी आई को भी पूरा निकालना पड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को अंधा यानी कि ब्लाइंडनेस आ सकती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। मेनिंजाइटिस हो सकती है, दिमाग की झिल्ली में बरम आ सकता है, सूजन आ सकती है। आपको पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर हेमरेजेस ब्लीडिंग हो सकती है। पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, स्टमक के अंदर आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आपको एब्सेस बन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन बन सकती है आपको। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज होना है, डॉक्टर से मिलना है और जल्दी जल्दी इसको आपको रिकवरी करना है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि रोकथाम की, किस तरीके से उसको रोका जाए। कौन कौन से ऐसे चीज़ें अपनाई जाएँ जिससे हम ब्लैक फंगस से रोक जाएँ और ब्लैक फंगस हमें ना हो। तो सबसे पहली बात ये है, हम लोग को अपनी हाइजीन को ध्यान में रखना होगा। हाइजीन को ध्यान में रखने के लिए आपको हैंड वॉश सही से करना रहेंगे और जो डस्टी एरिया है, जहाँ धूल धक्काट ज़्यादा रहती है, वहाँ पर आप मास्क भी पहन सकते हैं। और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश है, कहीं ऐसी जगह पे ना जाएँ, कहीं मिट्टी या फिर पुरानी बिल्डिंग जहाँ एक पुराना एक तरीके से काई वाई जो लगी रहती है, फंजाई वगैरह जमी रहती है, वहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं करें, जिससे आपको फंजाई का इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएं। दूसरा ये है, अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो है म्यूकोरमाइकोसिस का अटैक हो। तो उनके लिए कुछ डॉक्टर उनको एंटी फंगल का प्रिवेंटिव मेडिसिन भी देते हैं। या फिर जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, यानी कि जो शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस रहते हैं, मैंने बताया कि शुगर जो कि अनकंट्रोल्ड रहती है तो उनको अपनी शुगर को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले अगर शुगर कंट्रोल होगी तो चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप मिसयूज़ करते हैं स्टेरॉइड का मिसयूज़ करते हैं तो स्टेरॉइड को मिसयूज़ करना आप बंद कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको रोकथाम में आपको मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट यानी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हम पहले बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आईवी के रूप में इंट्रावेनसली जो म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है और सर्जरी भी की जाती है। और इसमें एक खास करके एक मेडिसिन चलती है जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिसिन बी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और सर्जरी भी यहाँ पेशेंट की होती है। तो ये तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और अगर आप बात करें होम्योपैथी की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है इसका, क्या होम्योपैथी से ब्लैक फंगस को हम ट्रीट कर सकते हैं, या इसके जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। क्योंकि एलोपैथ में तो कुछ है नहीं। ऑप्टिक नर्व अगर एक बार डैमेज हो गई तो बोलते हैं देयर इज़ नो क्योर। लेकिन हाँ, होम्योपैथिक में क्या है, चांसेस हैं, चाहे भले ही थोड़े से चांसेस हैं और टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व के अंदर भी रीजनरेशन की पावर आ जाती है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ब्लैक फंगस या उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसके लिए आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड होता है, एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है जो पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद पता लगता है। और एक बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं, तो इसलिए हम यूट्यूब पर उन सारी मेडिसिन को इस तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर इंसानों का इलाज हो रहा है और हम जानवरों को इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जानवरों के साथ भी ये जुल्म नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, हमसे बात कीजिए। उसके बाद हम लोग देख के आपकी रिपोर्ट डायग्नोसिस बना करके देख के फिर देखते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड कराया जाए और आपके लिए जो होम डिलीवरी मेडिसिन की सुविधा है उसको लागू किया जाए। तो सुनने के लिए शुक्रिया।